सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मण बिश्नोई है और मैं इस महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज वार्षिकोत्सव के इस अवसर पर मैं देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मान्यवर, हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े तो सबसे पहले ये जाना जाए कि देशभक्ति क्या है। देशभक्ति शब्द का शाब्दिक अर्थ देश के प्रति भक्ति का भाव है। सबसे पहले यजुर्वेद के वह राष्ट्र जागृया और अथर्ववेद के माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी सूक्त में दृष्टिगोचर होने वाला ये भाव अलग अलग देश काल और परिस्थिति में अलग अलग तौर तरीकों से परिभाषित करना पड़ता है। प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान भारत के कुछ उदाहरणों से मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र का प्रत्येक युवा जब चंद्रगुप्त और चाणक्य के प्रयाण गीत हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पत्र है बढ़े चलो की आवाज सुनकर महापद्म नंद का तख्त गिराने ताज उछालने और विदेशी ताकत से युक्त से भिड़ने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाता था तो वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी बनी थी। उसके बाद मुगलिया सल्तनत काल में तत्कालीन हिंदुस्तान के एक छोटे से राज्य मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अजीमो शान तख्तो ताज के मालिक चिल्ले राही शहंशाहों के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की अधीनता स्वीकार कर देने से मना कर देता था। माणिक मणिमय सिंहासन को कंकड़ पत्थर के कोनों पर लुटा देता था। घास की रोटी खाकर मरते दम तक स्वाधीनता की याद की खातिर संघर्ष करता रहता था तो अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी बनी थी। फिर जब हम फिरंगियों के फेर में फंस गए तो रंगते बसंती टोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़े आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का उफान अंग्रेजी शासन की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर में देशभक्ति की कसौटी बनी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपने सुहागों को गंवा देने वाली औरत जब घर के हाल ये हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की ही कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी अपने बेटे को 99 के युद्ध में सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और उसे खत लिखा कर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा चाव से पुत्र न मेरा दूध न जाना, 1 इंच पीछे मत हटना चाहे इंच इंच कट जाना। तो माताएं, बेटे और पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, क्योंकि उनके लिए देशभक्ति की कसौटी वही थी। फिर 25 जून 1975 को जब भारतीय लोकतंत्र को 28 वर्ष की भरी जवानी में इमरजेंसी के चाकू से हलाल किया जा रहा था, तभी अंधेरी कोठरी रूपी हिंदुस्तान के रोशनदान लोकनायक जयप्रकाश नारायण की एक आवाज पर संपूर्ण हिंदुस्तान के युवा पीठ पर लाठी खाकर संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजा रहे होते थे तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उनके लिए देशभक्ति की कसौटी बनी थी। इन 5 उदाहरणों से इतना तो स्पष्ट है, इतना तो तय है कि पहले की दौर की देशभक्ति बड़ी कठिन हुआ करती थी। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश भिड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को, भिड़ जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में आज आप अपनी देशभक्ति को बड़े ही सरल ढंग से साबित कर सकते हैं। इतनी सरल भी नहीं कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डीपी को 3 रंग में रंगकर अपने आप को जिम्मेदारी से मुक्त मान ले। मेरा मानना यह है कि अगर आज आप अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी योग्यता के साथ पूरा करते हैं, आप अपने कर्तव्यों की पालना सही ढंग से करते हैं तो आप सबसे बड़े देशभक्त। वहीं अगर आप अपने काम में बेईमानी बरतते हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप अपराधी हैं, तो आप देशद्रोही हैं। अब बारी आती है राष्ट्र निर्माण की। राष्ट्र निर्माण राष्ट्र की उन्नति की दिशा में अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब जब यह प्रश्न उठता है कि राष्ट्र निर्माण कैसे हो, तो मुझे एक बहुत चर्चित प्रसंग याद आ जाता है कि एक शरारती बच्चा अपने पिता को बड़ा परेशान कर रहा था, तो पिता ने उसका ध्यान कहीं और लगाने के लिए उसे भारत के फटे हुए नक्शे के कुछ टुकड़े दिए और कहा कि बेटा इन्हें जोड़कर देश बना कर ले आओ। पिताजी ने सोचा
छोटा बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा, काफी वक्त लगेगा, तब तक मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन बेटा 2 मिनट के अंदर नक्शा तैयार करके लेके आ गया। तो पिताजी बड़े हैरान हुए, बोले बेटा तुमने ये कैसे कर लिया? तो बेटे ने जो जवाब दिया वही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। बेटे ने कहा कि पिताजी नक्शे के दूसरी तरफ इंसान बना हुआ था, मैंने इंसान बनाया, हिंदुस्तान अपने आप बन गया। आज इस मिशन के भाव को साकार करने की महती आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण करे, राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाएगा। हिंदुस्तान आज विश्व का सबसे युवा देश है। हम विश्व के सबसे युवा देशों में प्रथम स्थान पर आते हैं। हमारी जनसंख्या का 65% जो भाग है वो युवा शक्ति है। हमें हमारी युवा शक्ति की सकारात्मक ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना होगा। कहते हैं कि युवा वायु के समान होता है। वायु जब पुरवाई के रूप में धीरे धीरे चलती है तो अच्छी लगती है, सबको बर्बाद कर देने वाली आंधी किसी को अच्छी नहीं लगती। हमें इस पुरवाई का प्रयोग विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में करना होगा। अगर हम युवा शक्ति का संतुलित उपयोग करेंगे तो हम विश्व गुरु ही नहीं अपितु विश्व का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में भी जाने जाएंगे। आज किसी शायर ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमें इन भावों को साकार करना होगा। हमें अप दीपो भव की अवधारणा को साकार करना होगा और अंधेरे को कोसने के बजाय दीपक जला देने की परंपरा की शुरुआत करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ में कलाकार का स्वागत। बहुत ही प्रतिभा संपन्न ये युवा और मुराद जी के द्वारा माल्यार्पण के द्वारा हौसला अफजाई। बहुत ये हीरो की खान है। ये